हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकांक्षा गर्ग है। मैंने एमपी सिविल जज की परीक्षा में 53 रैंक सिक्योर की है और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपने स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। और मैंने अपना 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से। और उसके बाद मैंने राहुल आईएएस में कोचिंग की है और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना स्टेट जुडिशरी को फोकस करके रखिए। आप क्योंकि हर स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक सिलेबस होता है और अपना एक क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है और हमें अपने क्वेश्चन पेपर के लेवल और सिलेबस और उनकी चेकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर्स फ्रेम करने होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो आप अपना होम स्टेट फोकस करके रखिए और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स देते रहिए। अगर आपका हो जाता है प्रीलिम्स में तो मेंस दे दीजिए, मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू दे दीजिए, बट आप अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी रखिए। अगर मैं एमपी सिविल जज की बात करूं तो एमपी सिविल जज के प्रीलिम्स में 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जो 110 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लॉ से होते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके जीके से आते हैं, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आते हैं और 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से आते हैं। तो अगर मैं लॉ के क्वेश्चंस की बात करूं तो लॉ में मैंने बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत थॉरोली रिवीजन किया था। मैंने कोई सेक्शन कम्प्लीटली बेयर एक्ट पढ़े थे, जो भी सिलेबस में जितने भी बेयर एक्ट हैं मैंने कम्प्लीटली पढ़े थे। और साथ ही साथ जो मैंने बुक्स पढ़ी थी, जो मैंने नोट्स पढ़े थे, उसमें अगर मुझे कोई केस लॉज कोई इम्पॉर्टेंट लगता था, कोई प्रिंसिपल कोई इम्पॉर्टेंट लगता था या कुछ भी नया मुझे लगता था जो मुझे लगता था ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो मैं उसको बेयर एक्ट में ही साइड में लिख लेती थी। तो उससे क्या होता है ना, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जब आपके पास 10 दिन बचे होते हैं, 15 दिन बचे होते हैं, तो उस टाइम पर आप सिर्फ उसे डायरेक्ट ही रिवाइज कर सकते हैं और उस टाइम पर अगर आपके ये शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो वो बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद जो 20 मार्क्स का जीके आता है, जीके में मेनली वो लोकल जीके पूछा जाता है। तो एमपी के लोकल जीके के लिए मैंने महावीर पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है, मैंने वो बुक रेफ़र की थी और मैंने उससे मल्टीपल रिवीजन किया था। उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्टिव की बुक सॉल्व नहीं की थी बल्कि इसी का मल्टीपल रिवीजन किया था। और इतना करने के बाद मुझे ये लगने लगा था, सेटिस्फेक्शन हो गया था कि अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो मैं सॉल्व कर लूँगी। तो फिर इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए। इसके बाद 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के लिए मैंने अरिहंत, लुसेंट और परीक्षा मंथन की बुक रेफ़र की थी। परीक्षा मंथन की जो बुक आती है वो इसके लिए बहुत अच्छी है, आप उसको मेन सोर्स बना सकते हैं। और बाकी जो बुक्स हैं उसके आप सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड जो 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है, इंग्लिश के लिए मेनली वो वोकैब पोर्शन पूछते हैं। उसमें आपसे सिनोनिम्स पूछ लेंगे, एंटोनिम्स पूछ लेंगे, आपसे फ्रेजेस पूछते हैं वो। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे जो वोकैब समाधान करके आता है उसमें वो पर डे आपको 25 वर्ड्स कंप्लीट करवाते हैं विथ स्टोरीज़। तो मैंने वो किया था और उसमें मेरे 2000-3000 वर्ड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे और उसने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं और वो मोर देन वन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश को फोकस करेंगे और इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स के लिए तो ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मेंस में जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन आता है उसमें सिर्फ लीगल ट्रांसलेशन नहीं आता बल्कि उसमें सोशल ट्रांसलेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपका ये वाला इंग्लिश वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। और प्रीलिम्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बजाय अगर आप डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप एक सॉल्व करोगे तो एक ही सॉल्व करोगे, लेकिन डायरेक्ट पढ़ लोगे तो उसकी वजह आपके 10 क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर एग्जाम्स में आते हैं।
और प्रीलिम्स के लिए मैं एक बार और बोलूँगी, आप सब कुछ पढ़िए। आप ये मत सोचिए मुझे ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। मेंटल एक्सरसाइज करिए और सब कुछ पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चन आने वाला। और बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपका माइंड में हिट कर जाता है, कि कभी आपने पढ़ा होता है और माइंड में हिट कर जाता है, तो वो आपसे बन जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी सब कुछ पढ़िए, कुछ मत छोड़िए। और बस यही स्ट्रेटजी थी मेरी प्रीलिम्स की। इसके बाद मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग पर फोकस किया था। मैंने मेंस के लिए मेनली फुल लेंथ आंसर्स प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि फुल लेंथ आप आंसर्स प्रैक्टिस करोगे तो अगर वो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के मेंस में, तो वो आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो मैंने फुल लेंथ पे फोकस किया था। अगर एमपी मेंस की बात करें तो एमपी मेंस में 4 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड पेपर लॉ का होता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, एंड थर्ड पेपर लैंग्वेज का होता है, और फोर्थ पेपर आपका जजमेंट राइटिंग का होता है। जो आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, बुक्स पढ़ी थी, नोट्स बनाए थे, और जो मेरे नोट्स थे वो भी बहुत अच्छे से मैंने अपने पढ़े थे। और इसके बाद जो ये जो इन सब का समरी लिखा था, और मैंने मॉडल आंसर्स प्रिपेयर किए थे। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर थे वो उठाइए और उसके मॉडल आंसर्स बनाइए, और वो प्रैक्टिस, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मेंस के लिए आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए आपको सारा पढ़ना है, लेकिन मेंस में आपको सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है। क्योंकि मेंस में आप सारा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लिखने का अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है, तो मेंस में वैसे भी आप पूरा सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेस जुडिकाटा आ गया, तो रेस जुडिकाटा में अगर आपको क्वेश्चन देखना है पहले कितने मार्क्स का है, उसके बाद जो स्ट्रेटजी रखनी है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग रखनी है कि हम इसमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। अगर रेस जुडिकाटा की बात करें तो सबसे पहले आपको मान लीजिए सेक्शन लिखेंगे आप कि ये इसे सेक्शंस में प्रोवाइडेड किया गया है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद आपको जो बेयरेक्ट है, बेयरेक्ट के जो भी सेक्शन है उसके कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपके अगर आपके पास केस लॉज हैं तो आप केस लॉज लिख दीजिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स बन जाएगा। हमें वहाँ पर सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखने होते हैं। इससे आपका मार्क्स भी ज़्यादा गेन करेंगे, और आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आए कि मुझे जो आता था मैंने सारा लिखा है। और मेंस में सिर्फ बेयरेक्ट की लैंग्वेज ही नहीं उतारनी है, ना ही बेयरेक्ट का पूरा सेक्शन उतारना है। ये गलती कभी मत करिएगा कि बेयरेक्ट की पूरी जो लैंग्वेज है वही उतारने की, क्योंकि इससे क्या होता है आपका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत लगती है बेयरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ने में, और अब इससे आपका जो टाइम भी लगता है मेंस में। अगर आप बेयरेक्ट की लैंग्वेज देख रहे हैं तो मेंस के आंसर्स लिखने में बहुत टाइम लगता है, और आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, बहुत शॉर्ट में लिखना और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और तो ये था मेरा फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की स्ट्रेटजी। और इसके बाद जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर होता है लैंग्वेज का। उसमें 40 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है, 20 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश, और 20 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी। एंड तो ट्रांसलेशन के लिए मैं हमेशा डिग्लॉट एडिशन पढ़ती थी। अब मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो इंग्लिश में मेरी कमांड थी, तो मुझे इंग्लिश के वर्ड्स या लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स होते थे तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो मैं इंग्लिश में जब पढ़ती थी तो उसी में उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं वहीं लिख लेती थी, तो उसके लिए मेरे इलीगल वोकैब भी अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी। ट्रांसलेशन के लिए मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको वर्ड्स पता होना चाहिए, और दूसरा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है, और अगर आप डिक्लॉट एडिशन पढ़ते हैं तो आपकी वर्डिंग्स अच्छी हो जाती हैं, आपको पता होता है कि इस चीज़ को इंग्लिश में या फिर हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बाद उसमें 20 मार्क्स का समरी राइटिंग आता है, जो आपको उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती, वहीं ऑन द स्पॉट आपको करना होता है। और इसके बाद 40 मार्क्स का एसेज आता है, 20 मार्क्स का लीगल एसे आता है, और 20 मार्क्स का सोशल एसे आता है। मैंने सोशल एसेस के लिए मैंने न्यूज़पेपर लगवा रखा था, डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं एसेस के लिए वो लाती थी, और जो टॉपिक मुझे लगता था ये आ सकता है उसको मैं लिख लेती थी और अच्छे से प्रिपेयर कर लेती थी। इसके बाद जो लीगल एसे आता है वो जनरली कॉमन ही होते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
तो इनका आपको क्या करना होता है, इनका आपको सिर्फ लिखना होता है कि इसको इसमें हिंदी में ये कहते हैं, इसको उसमें लिखना होता है और स्ट्रेटजी बनानी होती है कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो वो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे अलग से और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है ऐसे राइटिंग में। और लास्ट स्टेज इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इंटरव्यू की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ ही आपके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाती है। आपको बस इंटरव्यू में अगर आप आपको बस उसको प्रेजेंट करना होता है, जो आपके पास नॉलेज है वो किसी के सामने जा कर के बोर्ड के सामने आपको प्रेजेंट करना है। इंटरव्यू में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है इंटरव्यू। एंड आप सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, ये सब बातें इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं। और ये सब लाइफ के साथ, आप जर्नी के साथ ही सीखते हैं। ये आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने, 3 महीने में आप ये चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये सजेशंस देना चाहूँगी कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत करिए और मेहनत सही डायरेक्शंस में करिए। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल आपका ज़रूर होगा। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, किसी का सेकेंड अटैम्प्ट में होता है, किसी को थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट भी लगते हैं, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शंस में मेहनत कर रहे हैं तो आपका ज़रूर होगा। और सब इसके लिए अब मुझे ये लगता है, पर्सनली ये लगता है कि ये जो एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, ये नॉलेज से ज़्यादा मेंटल गेम है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इजी होने वाला है। क्योंकि नॉलेज तो आज नहीं कल सबको गेन हो जाता है और नॉलेज के लेवल पे 90% लोग जो पढ़ते हैं ईमानदारी से वो सेम होते हैं, लेकिन वो जो 10% डिफरेंस होता है वो मेंटल स्ट्रेंथ का ही होता है, जिनका होता है सिलेक्शन और जिनका फाइनली नहीं होता है। तो और उसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद उसके बाद जब एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद ये सोचिए कि अब अगर मेरा होगा इस बार तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, उसके बाद नहीं होगा तो और नेक्स्ट टाइम होगा, और फाइनली नहीं भी होगा तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और हाँ, अपना 100% दीजिए। घंटे मैटर नहीं करते हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने जितना पढ़ा वो कैसे पढ़ा और कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और कितने मेंटल एक्सरसाइज के साथ पढ़ा। हमेशा मेंटल एक्सरसाइज करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है लॉ में। तब भी आप सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप एग्जाम्स के साथ अपना इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए। बस मेहनत करिए अपनी 100% और इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल मत रखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को और पढ़ाई को बोझ नहीं मान रहे हैं बल्कि एक पार्ट ऑफ द लाइफ मान रहे हैं, तो आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान होने वाली है। वेरी थैंक यू टू DKT कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं अपनी स्ट्रेटजी, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया, वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाई। आई होप कि आपको मेरी ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल होगी।